क्या हमारी मईशत जो है वो इतनी हो गई कि इतनी सी किस्त के लिए जो है हम इतने बड़े स्टेप्स ले रहे हैं? मईशत तो जिस जगह पहुंच गई है वो पहुंच गई है। क्या ये मुल्क का कोई जोग्राफिया चेंज करने में निकलता है? जोग्राफिया बदलने की बातें बहुत पहले हो चुकी थी। मशरिक़ वस्ता के नए जोग्राफिया की भी हो चुकी हैं, इस खित्ते के जोग्राफिया की भी हो चुकी थी। मंजरनामा है जो एक आउटर पेरिफेरी में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। फिरौन को क्या हो गया था, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका रास्ता रोकने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ गए थे। ये अंदर का खौफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे ये देख रहा हूँ कि किसी जैसे आज खित्ते में इंडिया अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, तो किसी दौर में हम भी थे, से अगर कंपैरिजन किया जाए जब इंडिया गैर वाबस्ता ममालिक के साथ था, जब इंडिया यहाँ रूस के साथ था, अंदर खाने रूस के साथ था, ज़ाहिरन वो गैर जी ठीक है, उस वक्त हम थे। ये असल में गाँव देहात में आपने अगर देखा हो ना, तो एक बड़ा चौधरी है, उसके मुकाबले अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट है ना, तो वो चौधरी उसको बराह रास्त मुँह नहीं लगाता। वो उसके इर्द गिर्द जो है ना, उसके महल्ले में एक दो जो है ना, वो इस तरह के लोग खड़े कर देते हैं कि जो हर वक्त उसे बाइट करते रहते हैं और उसकी जो है ना ब्लीडिंग होती रहती है। तो पाकिस्तान को इस किरदार के लिए अमेरिका ने रखा हुआ था, और वो हमारा आखिरी जो ना हमने पंजा जो गाड़ा था वो करगिल था। हाँ, बस वो जब हमने कर लिया, उसके बाद इंडिया सरेंडर कर गया अमेरिका के आगे, तो फिर हमारी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। हाँ, अब वो बड़े चौधरी का छोटे चौधरी के साथ जो है ना याराना हो गया। आखिर जैसे शिकार पकड़ के आप किसी के हवाले कर देते हैं, हमने कर दिया। ये नहीं सोचा कि जब इंडिया इतना लेट जाएगा अमेरिका के आगे, फिर हमारी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से विड्रॉ हुआ है, फिर बाकी भी ज़रूरत बाकी वो तो असल में उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई ना, 9/11 हुआ तो हमारे लिए फिर रहमत के दरवाजे खुल गए। नहीं तो हमारी गुंजाइश उसी वक्त ख़त्म हो। क्लिंटन का दौरा इस बात की अलामत थी कि हमारी गुंजाइश ख़त्म हो गई। ठीक है ना, उसने 10 दिन का दौरा किया था। सदर अमेरिका वो फजूल बंदा है, आके इंडिया बैठा रहा, और वो सारा उधर गया है। वो जो इनकी बम्बई वगैरह जो फिल्म इंडस्ट्री, ये मतलब बहुत करीब वाली बातें वो थी, और हमारे यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था। बड़ी मिन्नतें करके तो वो आया भी, और हमारे सदर से मिल के वो चंद मिनट के लिए वापस चला गया। चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ था, उससे नहीं मिला। ठीक है ना, तो वो तो 9/11 न होता तो हमारी कहानी ख़त्म थी उधर। वो तो फिर अल्लाह ने एक वो सबब बना दिया और काम चल गया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हमेशा पोलराइजेशन का शिकार रहे हैं, इधर जाना या उधर आना। मतलब खित्ते में मैं देखूँ पाकिस्तान, इंडिया या बाकी ममालिक की जो किसी ब्लॉक का हिस्सा कभी शुरू में नहीं थे, हम थे ही हामी एक तरफ के। तो अगर अब इस दफ़ा चाइना ही ऑप्शन रह गया, तो चाइना के इरादे पे तो कुछ ठीक नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। मजहबी लेवल की बात कर असल में ये अब यहाँ पे एक बात है, आपने बड़ी सही बात की आपने। मसला ये है कि देखें, पहले हमारे पास ये ऑप्शन होते थे और हम ये खेलते थे कार्ड। हम अमेरिका की तरफ होके चाइना को नखरा दिखाते थे, चाइना से भी मर्ज़ी की डील करके तो अमेरिका को ज़रा ठेंगा दिखा देते थे। ये हमारे पास मैंने प्लेइंग फील्ड बड़ी थी और मौके थे, और वो हमारे ये नखरे उठा रहे थे क्योंकि खित्ते की सूरत हाल ऐसी थी। ठीक है, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ये समझना, ये हमें पूरी तरह समझ नहीं आ रही। इसलिए हम समझते हैं कि उसी तरह हम अब भी खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। तो पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि अब हमारे पास उस तरफ वो गुंजाइश नहीं रही है खेलने की, जो पहले हम नाज नखरे किया करते थे अमेरिका के साथ, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। दूसरी बात जो समझने की है वो ये जो आपने बात की है कि चाइना हमारा मुस्तकिल दोस्त नहीं है कि हम सारे अंडे जाके तो उसकी बास्केट में डाल दें। लेकिन इस वक्त ज़िंदा रहने के लिए या एग्जिस्टेंस के लिए चाइना जो हमें छतरी फराहम कर रहा है, उसके बगैर हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि हम अपने पाँव पे तो खड़े नहीं हैं। तो इस वक्त चाइना का हाथ पकड़ लेने में हमारी बचत है, लेकिन फिर उस बचत के टाइम को इस्तेमाल करके हम अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश शुरू करें तो। नहीं तो मुस्तकबिल में जाके चाइना हमारे लिए अमेरिका से 100 गुना बड़ा ख़तरनाक जो है ना, वो बन जाएगा क्रोकोडाइल। क्या वो जो वो निगल लेगा हमें। तो आगे अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि चाइना का जो हमारे लिए कल आना है आंसलाट, या जो भी उसकी अपनी, वो भी एक इस्तेमारी ताकत बनेगी। तो वो तो हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ होगा। अमेरिका तो फिर 7 समंदर दूर से आएगा, ये तो सर पे सवार है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। यानी अब हम बड़ी एक वक्ती तौर पे आपने हाथ पकड़ा बचने के लिए, लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि कल अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ये चीज़ है, और वो आप नहीं खड़े हो सकते जब तक आप अपने नज़रिए पे वापस ना जाएं।
जो मादी बुनियादों पर आपके लिए कोई जो है ना वो एग्जिस्टेंस की बुनियाद बनती नहीं है, फिर आप नज़रिए पे जाएंगे तो वो आपको वो ताकत देगा कि जिसके साथ आप चाइना का न सिर्फ ये कि मुकाबला कर सकेंगे, बल्कि मुकाबले का मतलब वो उस तरह का मुकाबला नहीं है, हथियारों का मुकाबला है, यानी अपना वजूद बरकरार रखने, और बल्कि ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने नज़रिए की तलवार से चाइना को घायल कर फतह कर सकें, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं रहेगा। अच्छा, मैं इस पर सिर्फ रहनुमाई के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके के हालात हैं ना, जितने मम्मी डैडी हम बन चुके हैं इस सारे मुफ्ते के चक्कर में, तो वो अगर फ़िलहाल हम चाइना से दोस्ती कर भी लेंगे तो हम जो मुझे वैसे मैं इसके ऊपर अपनी गुमान की हद तक बात करूँ, मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा, हम इधर ही रहेंगे, चाइना का हाथ पकड़ लेंगे और चाइना हमें ले जाने के बाद आप वाली मिसाल के नहीं आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि जिस नज़रिए पे पुख्ता होने की ज़रूरत है उसके लिए एक शदीद झगड़ा हो और कोई मारदार हो और फिर जाके हम उनको होश आए? देखें, ये तो तकवीनी चीज़ें, क्या होगा वो एक अलग बात है, हम तो गिवन सिनेरियो में देख रहे हैं ना सारी बात को। इस वक्त ज़्यादा सोचने की बात यह है कि जो हम खींचे जा रहे हैं या जो फोर्सेस हमें चाइना की तरफ नहीं जाने देना चाह रहे हैं, वो भोली बाली हैं, या ये कि वो उनका सर्टन एजेंडा है, इसी के लिए प्लांटेड है, ठीक है ना। यहाँ तो पूरे प्रोजेक्ट चलते हैं ना, जिनके अंदर वो बैठे हैं, पूरे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान फेलियर प्रोजेक्ट है जिसको कि रन किया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये सारा बना के खेल कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, हम मरने लगे हैं, तो एटम बम ले लो, ठीक है ना, एटम बम ले लो और इसके बदले में अपनी मईशत मुस्तहकम कर लो, ये फिर आखिर में जाके सोच पैदा हो। तो ज़ाहिर है सब बिल्कुल यानी फितरी सी बात है कि जब आप मरने पे आते हैं तो आप अपने कीमती चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, हथियार भी बेच देते हैं, बर्तन भी बेच देते हैं, क्योंकि आपको 2 रोटियां चाहिए होती हैं। कल अगर माशी बुरान पैदा हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, और रोटी नहीं मिलती है, तो एक ये मुमकिन है ना कि 5 मंजिला प्लाजे की छत पे बंदा खड़ा हो और कह दे कि भाई मुझे 10 दिन की रोटी दे दो, प्लाजा ले लो। भूख तो एक ऐसी शय है, तो एटम बम उससे बड़ी शय तो नहीं है ना, यानी बिल्कुल सीधी मतलब एक वो जैसे कहते हैं ना, एक सोच बनेगी ज़मीनी हकीकत के मुताबिक होगी कि भाई हम मरने लगे हैं तो बम रख के क्या करेंगे, ठीक है, और जब हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो बम तो वो वैसे भी ले जाएंगे, ले जाएंगे। तो अगर आज बम दे के या जो भी वो टेक्नोलॉजी है सारी शिफ्ट करके या उससे हाथ उठा के तो ये माशी तौर पर इस्तेकाम हासिल हो जाए, जो हमने 9/11 के बाद किया था, माशी इस्तेकाम ही था ना। तो वो जो डॉलर आए थे वो हमने मलक रियाज को दे दिए, वो गारे DHA बने और गारे पे लगा दिए, ईंटों पे लगा दिए, माशीत की तरफ तो कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। तो ये भी ज़ाया हो जाएंगे, 10 साल के बाद फिर जाके आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। वो अलग बात है कि किसी ने फिर उसके बाद आपको इस्तेमाल भी करने देने या नहीं करने देने, लेकिन ये कि यानी इस तरफ भी चीज़ जा सकती है। अच्छा, सिर्फ इसी तरफ नहीं जा सकती बल्कि उससे आगे भी जा सकती है कि हम क्यों भूल जाते हैं आखिर, क्योंकि वो है जी कि आप पर दुनिया को कोई परवाह नहीं है, तो दुनिया आखिर बैठी थिंक टैंक उनके बैठे हमारे बारे में क्यों सोचते रहते हैं यार कि इनका जोग्राफिया बदलना है, इनके 3 टोटे करने हैं, नहीं इनके 4 टोटे करने हैं, नहीं ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है, नहीं ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनाना है, ये सारी बातें यूनाइटेड पंजाब बनाना है, ग्रेटर कश्मीर बनाना है, ग्रेटर कश्मीर बनाना ना सर, क्योंकि फिर पंजाब को भी कश्मीर में शामिल करें ना, ठीक है ना, फिर मतलब पूरी एक यानी अजमी इसराइल बनाए ना, सिर्फ क्यों यूनाइटेड पंजाब बनाते हैं, पूरी बात करें ना, ख्वाब देखने वाले भी बैठे हैं, उनके ख्वाब देखने वाले भी बैठे हैं। असल में तो जोग्राफिया वो है ना, मुकद्दस जोग्राफिया, अर्ज़ मुकद्दस, ठीक है ना, होली लैंड, तो फिर वो तब बनेगी। अच्छा, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है ना, तो ये आप देखें आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपने रंजीत सिंह का मुजस्समा ला के लाहौर में म्यूज़ियम में रख दिया, क्यों? तो ये अगर बन जाता है, ये जिसे हमने अभी होली लैंड कहा है या जिसे हम अजमी इसराइल कहते हैं, तो ये रंजीत सिंह की रियासत का एरिया होगा ना, तो उसकी रवायात के अमीन है ना हम, और उसमें कश्मीर भी शामिल है। अच्छा, कश्मीर को ये लोग नहीं देखते ना, कश्मीर के बारे में मिर्ज़ा साहब का ख्याल ये है कि ये रबवा है, ये उनकी तफसीर में है कि वो जो आता है ना ज़ात क्या है वो एक जगह पे कि हज़रत मरियम जो है ना हज़रत मसीह को लेके बचपन में एक रबवा पे ले गई थी,
तो उस पे उसने ये बात कही है कि ये रबवा असल में कश्मीर है। रबवा कहते हैं टीला, ज़रा थोड़ी ऊंची जगह, बुलंद जगह, थोड़ी सी, यानी एक जगह नशेब में है, यानी अगर यरूशलेम नशेब में है तो ज़रा उससे बुलंद जगह पे बैतुल्लाहम के बारे में ख्याल है कि वहाँ ले गई थी। तो लेकिन ये कि उसने फिर उस टीले को बनाया पूरा सिलसिला है मालिया, ठीक है ना, वो रबवा का ये माना निकाला और उसे कश्मीर पे फिट कर दिया। और तो उनके यहाँ तो बाकायदा ये भी उन्होंने तहकीक, मतलब सो कार्ड तहकीक ये भी है कि जी वो फलाना कब्रिस्तान है कश्मीर में जिसमें उनकी जो है ना तदफीन भी हुई है। तो यानी बल्कि फिर हाँ जी 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 वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो अब आप सोचें कि ये रबवा उनके जहनों में कितना अहम है कि जो उन्होंने अपना मोहल्ला पाकिस्तान में बनाया है उसका नाम भी रबवा रखा है। ये असल रबवा नहीं है, असल रबवा वो कश्मीर है। और ये इब्तिदा से ही जब मतलब कादियानी मज़हब का आया हुआ तो हकीम नूरुद्दीन ने बिल्कुल, अच्छा ये की थी कश्मीर को। चलें, ये तो हम मौलवियों की बात को छोड़ देना। वो जो शेख अब्दुल्ला था वो मौलवी तो नहीं था, उसकी किताब है पता नहीं चिनार, आतिश चिनार, ठीक है, उसमें उसने जिक्र किया हुआ है कि ये कादियानी यहाँ पे तसल्लुत हासिल करना चाहते हैं, उसको ऑफर्स किए हैं, ठीक है। वो हालांकि वो कांग्रेसी बंदा है, वो सेकुलर बंदा है। अल्लामा इकबाल भी एक वक्त में इस फेरे में आ गए थे, फिर उन्हें समझ आए, फिर उन्होंने मुतनब्बे किया कि यार ये इनकी ये कहानियाँ। कश्मीर कमेटी जो बनी थी वो उसका जो महमूद जो बेटा है मिर्ज़ा का, तो वो उसके चेयरमैन बने थे। क्यों बना था? अच्छा, फिर ये सोचें कि कश्मीर इंडिया के पास जा ही नहीं सकता था अगर गुरदासपुर जो है ना वो इंडिया के पास न जाता। गुरदासपुर वो ज़िला है जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने जाके अंग्रेज़ों को कहा कि जी हम मुसलमान नहीं हैं, हमारा वोट हिंदुओं के साथ शामिल करो, हिंदुओं के साथ शामिल करें। और दूसरी एक चीज़ और खालिद साहब बहुत ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा डिस्प्यूट बना। एक कहानी और भी है कि जो उस वक्त तय पाया था जो उसूल, उसके तहत पूरा ज़िला जो है वो होगा किसी एक जो है ना मुल्क की तरफ, या पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ, आधा आधा उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उसमें जो सर ज़फ़रुल्लाह साहब थे जो उस वक्त नुमाइंदगी कर रहे थे बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान की, इन्होंने गुरदासपुर के हवाले से खुसूसी एग्जम्पशन जो है ना वो दी थी कि इसको कर लिया जाए। उसकी वजह से जो अपना शकरगढ़ तहसील थी वो पाकिस्तान में शामिल हुई, रावी के इस तरफ की और रावी के उस तरफ का सारा इलाका उधर चला गया। अदरवाइज अगर जो कहा जाता है कि पूरा ज़िला गुरदासपुर आता तो उस सूरत में ये होता है कि जो कादियान है वो बिल्कुल उसके शुमाल में है, आखिरी जो है ना वो कस्बा है, और जो हिमाचल के साथ बॉर्डर था वो बिल्कुल कादियान की सरहद के ऊपर आता और वो जो है ना एक सरहदी कस्बा बन जाता। तो उसको उस सरहदी कस्बा बचाने के लिए उन्होंने ये उस वक्त किया था, जिसका फिर आगे बस वैसे बता रहा हूँ कि मोदी का जो इजराइल का दौरा था ना, तो वो जो वफद था उसमें कादियान के काफ़ी बड़े बड़े मशीर उसको वेलकम कर रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया था कि ये ट्रंप वाला वाक़या अमेरिका में हुआ जब वहाँ पे एक अहमदी रोया, इधर कश्मीर तनाज़ा, और ये उन्हीं दिनों का दौरा है। पहली दफ़ा जब वो कह रहा था कि कितने अरसे के बाद कोई इंडियन सदर या प्रेसिडेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर इस तरफ आ रहा है। तो उनमें दो ऐसे लोग खड़े थे जिन लोग जो अहमदी थे, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से अपना तारुफ करवाया था इसराइल में मोदी के साथ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट इसलिए हो रही है कि उनका क्या काम है उस वफद के अंदर कि वो अहमदियों को मिला रहे हैं। वो तो हैफा में बहुत बड़ा मरकज़ है अहमदियों का और 1926 से है वहाँ पे। सर इसमें फिर एक सवाल बनता है, मैं आपसे खालिद साहब पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये तो फिर बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है हमारे मुल्क की भी अक़लियती कम्यूनिटी के लिए, और उसका इन्फ्लुएंस हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी आ सकता है। तो अब ये जो दो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स है और ये जो मामलात हैं, क्या ये हमारी इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? मतलब ये कि कौन किधर खड़ा है, कौन फिर अमेरिकी कैंप में है, कौन चाहे? पता है ना कि दुनिया में लाबियाँ बनती हैं, ये तो बिल्कुल पता है ना, लाबियाँ बनने से कोई इनकार तो नहीं करता ना। छोटे मुल्क बड़े ममालिक में अपनी लाबियाँ बनाते हैं। अच्छा, लाबी कैसे बनाते हैं आप? जाहिर है कि वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा होगा ना जो आपकी लॉबिंग करेगा, और अगर वो किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है पहले से तो आप उसे इन्फ्लुएंशियल बनाएंगे ना, ठीक है, वो स्टेट फंड से बनाएंगे, आप उसको कारोबार सेट करके देंगे, आप उसको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाए उस कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। यही किया जाता है ना। आपने इंडिया में किसी को अपना मतलब प्लांट करना, ये करेंगे ना, इंडिया ने यहाँ करना है तो ये करेंगे या नहीं करेंगे?
तो ये फ़र्ज़ करें अमेरिका के ही अपनी लॉबी बना रहे हैं, इसराइल के ही पाकिस्तान में अपनी लॉबी बना रहे हैं, कोई उस तरह का अमीर कबीर मुल्क यहाँ पे लॉबी बना रहे हैं, तो वो तो पूरी पूरी कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंशियल बनाएगा ना। तो आपके मुल्क के अंदर सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी कौन सी है? ठीक है, समझ आ रही है ना? तो वो देखें उनके कारोबार, मज़े की बात बड़ी ज़बरदस्त कि आपने उन्हें बना भी दिया काफिर, जिसका मतलब ये कि ये सरजमीन उनके मुस्तकिल ठिकाना नहीं हो सकती। यहाँ आओ कारोबार करो, यहाँ आओ नौकरियाँ करो और हमारी उससे ना ऊपर जाओ, सीधे बुलंदो बाला पोजीशनों पे पहुँचो हमारी फैसिलिटेशन से, ठीक है। और ये जहन में रखना है कि ये जगह तुम्हारी मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कबूल नहीं किया जाता है, लिहाजा जो यहाँ से कमाओ वो बाहर भेजते रहो, लॉयल्टी ना रहे, यहाँ पे लॉयल्टी ना रहे। और दूसरा ये कि समेटो और बाहर भेजो। ये इस डिज़ाइन को समझे ना, ये लॉबी है, यही फिर वो हर जगह पे काम करती है। किसी कोई उसका शौरी तौर पे शिकार हो या गैर शौरी तौर पे शिकार हो, लेकिन होते हैं। अब एक बंदा उठता है यार, आप जानते हैं कि मलिक साहब को देखें, रियाज साहब को, ये क्या है मतलब पिंडी में क्या इनकी हैसियत थी? ठेकेदार थे, आम से ठेकेदार थे। वो भी जल्दी जल्दी से इनसे काम नहीं होता है, लोगों से जाके वो मतलब वो ठेकेदार की जो मुसीबतें होती हैं, तो करते 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 आज क्या है, इस तरह बंदे बनाए जाए और कितने इन्फ्लुएंशियल हैं। और वैसे मतलब चीज़ को समझे ना, कितनी प्यारी बात है कि जिस जहाज़ पे परवेज़ इलाही साहब अल्फ़ा उठाने के लिए आ रहे हैं ना प्रेसिडेंट हाउस, उसी पे गोगी साहिबा दुबई जा रही है। वो भी इन्फ्लुएंशियल खातून है, लेडी है ये ना, जो पूरा सूबा चलाती रही 4 साल, ठीक है ना। और अगर एक तैयबा गुल की एक वीडियो जो है ना एक नैब के चेयरमैन को न्यूट्रलाइज कर सकती है, तो गोगी साहब के पास कितनी वीडियोस होंगी, तो कितने इन्फ्लुएंशियल लोग उनके पीछे खड़े हैं। इस कहानी को समझे ना। और परवेज मुशर्रफ से फराग गोगी तक सारे जाते दुबई में ही, दुबई में हैं। और दुबई फिर जो जोड़िए, वो पाकिस्तान का कितना हमदर्द है कि इन्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ पर, सी पैक ख़त्म करने पर। ये बनती है वो सारी जो है ना, और कश्मीर में, और कश्मीर में उसमें भी आ रहे हैं, इंडियन कश्मीर में। इस चीज़ को देख लीजिए कि ये ना समझिए कि लॉबियाँ नहीं होती, ये ना समझिए कि जनाब खेल नहीं खेले जाते, ये नहीं होता कि जी चीज़ें खींच के नहीं ले जाई जा रही थी। तो ये जो इस वक्त सारी अनसर्टेनिटी है, ये ईवल फोर्सेस जो मुनज़्ज़म हैं, जो एंटी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की जड़ें खोद रही हैं, उनकी जिद्दोजहद उन कुव्वतों के मुकाबले में जो मुनज़्ज़म ही नहीं है, जो बस एक अच्छा जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ना मुनज़्ज़म है, ना विजन रखते हैं, ना कैपेबल हैं, बस सादगी में चले एक ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ उनका है, तो मार खा रहे हैं, क्योंकि इतने वो कैलकुलेटेड नहीं है, इतने डिसिप्लिन नहीं है, इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इतने प्रिपेयर्ड नहीं है। और आखिरी बात ये कि सबसे बड़ा जो इन मार खाते हैं ना, वो खाते हैं ये, यानी अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद को सामने रखें, उससे ये बात समझ में आएगी। वो ये है और कि आप देखेंगे कि मतलब तशद्दुद हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बादशाह बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरे मुसलमानों को अपने कबीले समेत जो है ना वो शाबे बनी हाशिम में कैद कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क जाके कब पड़ा कि जब उन्होंने कंप्रोमाइजिंग फार्मूले रखने शुरू कर दिए, कुछ हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते हैं। एते बे कुरान गैर हाजा और बद्दिल हो, आप ये कुरान छोड़ें, पूरा नहीं हो सकता, कुछ तब्दीली कबूल कर लें। यानी साफ अल्फाज में ये कि 360 बुत क्यों सारे हटाएं, चलें कुछ हमारे भी तो चले 60 रहने दें, 300 हटा देते हैं। वो ये ऑफर भी थी कि 1 साल जो है ना वो आपके अल्लाह की इबादत कर, 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लेना। यानी ये सारी जब चीज़ें चली हैं, तो इस पे मुसलमानों के अंदर टेम्पटेशन पैदा हुई है, बड़ी सीरियस टेम्पटेशन पैदा हुई है। और इस पे फिर अल्लाह का रिएक्शन आया, वो भी बहुत सीरियस आया। हुजूर से कहा लौला अन सब्बतना का लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला, हम आपके कदम मजबूत ना जमा देते ना, रिजिडिटी ना होती ना, आपको ना बना देते, आप इनकी तरफ थोड़े से तो ज़रूर माइल हो जाते। और ये इतनी बड़ी बात होती है, इज़न लाज़कना का ज़ैफ़ल हयात व ज़ैफ़ल ममात, ये पूरी गेम प्लान उलट देता है। और इतना बड़ा जुर्म होता है कि आप आपको दुनिया में भी दुगनी सज़ा देते और आखिरत में भी दुगनी सज़ा देते।
आप पाकिस्तान की मज़ामत जब मज़ामती ताकतों को देख लेना, ये जाके मरते हैं ना इस जगह पे, कॉम्प्रोमाइज़ करते। बेनज़ीर भुट्टो ने बाप मरवा दिया, भाई मर गया, ख़ानदान तितर बितर हो गया, नहीं कंप्रोमाइज़ किया। एन जब जीतने के करीब आई है ना, उधर IJ बनी है, फिर भी जीत गई है, इक़्तिदार लेने के लिए कंप्रोमाइज़ हो गई और अगलों ने 2 साल में उठा के फेंक दी। उधर वो ना करती, कोई ना 6 महीने और ना मिलता ना, 2 साल ना मिलता, 90 में जाके मिल जाता है। अच्छा, यही PDM के साथ किया भी है। मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी, यानी जब अप्रैल में कही थी कि हमारी सियासत एक एतबार से 88 में पहुँच गई, दूसरे एतबार से 71 में पहुँच गई। अब मैं बताता हूँ क्यों कही थी कि जिस तरह 71 की सकूत ढाका के बाद फ़ौज कमज़ोर हो गई थी, इस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद फ़ौज कमज़ोर हो गई थी। उस एतबार से हम 71 में पहुँचे हुए थे, ठीक है। 88 में क्यों पहुँचे हुए थे कि अब देखना यह था कि PDM बेनज़ीर वाला इक़्तिदार लेती है या PDM जो है ना अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इक़्तिदार लेती है। 3 महीने ने यह साबित किया कि उन्होंने बेनज़ीर वाला इक़्तिदार लिया था। अब मार खा रहे हैं। ये अगर रहते ना अपने उसूलों पर कायम और कोई कंप्रोमाइज़ ना करते, और ये कंप्रोमाइज़ आप ये बिल्कुल गलत है कि शहबाज ने किया और ये था और ये सब का डिस्क्रेडिट, ये जो भी इसका मलबा है वो नवाज शरीफ पर है। अगर मज़ामत आपने किया तो VN भी आपका होना चाहिए, और ये हो रहा था तो आप स्ट्रांगली खड़े होते। आपका अगर ये तजर्बा है कि ये इसके नतीजे में ये होना है तो आप उस वक्त लोगों को कहते हैं। आज तो उनका बयान आया कि नहीं, मैं मजम्मत कर रहा था और मैं कह रहा था कि ना आए, तो फिर मरो। मतलब लीडर आप हो, ठीक है, लीडर आप हो और आप अपनी तहरीक को कंट्रोल नहीं कर सकते, फैसले कोई और कर रहे हैं, तो डूब मरो। फिर क्यों लीड कर रहे हो? और ये देखिए, कहते हैं कामयाबी के बाप बहुत होते हैं, नाकामी का कोई नहीं होता। नाकाम हो गया, नहीं चला, बैकफायर कर गया, मैंने तो मना किया था। तो भाई आप इनकी मतलब खाला जी होते हो, अम्मा जी होते हो, आप लीडर हो, हाँ, आप घूंघट डाल के बैठे हुए थे, क्यों नहीं बोले थे? असल में लालच होता है। मज़ामत मुश्किल चीज़ है, मज़ामत में जेलें हैं, मज़ामत में कुर्बानी है। जब ये टेम्पटेशन आती है तो बंदा जो है ना, एक दफ़ा एक SHO ने एक बात बताई थी, उसने कहा यार बाज़ जो चोर होते हैं ना, उनको मार मार के हम थक जाते हैं, वो नहीं मानते। तो फिर बाद में ऐसा होता है कि एक दूसरा पुलिस वाला जाता है, उसकी थोड़ा मतलब मरम पट्टी भी करता है, उसको संभालता भी है, उसको चाय भी पिलाता है, जलेबी भी खिलाता है, वो उसके आगे मान जाते हैं उसके आगे जी, उसके आगे मान जाते हैं। ये होता है इनके साथ। इनको जब तुनते हैं तो मुझे क्यों निकाला, और ज़रा सी इनको जो है ना गोली देते हैं ना, वो ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं चुटकी बजाऊं तो दुम मिलाते आ जाते हैं, तो दुम मिलाते आ जाते हैं। ये है इनके जहाँ पे जाके ये मार खाते हैं, और हमेशा खाते हैं, सब खाते हैं। बाकी अभी ये देख लेना, खान को भी इन्होंने नहीं देनी है। और अब एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। ये यानी खान अगर बुरा था तो नवाज शरीफ कौन सा अच्छा था 80s में? तो अगर उसे जाके 99 में समझ आ गई थी, तो आज अगर खान को समझ आ जाए, अगर आ जाए तो मेरा ख्याल है उसे भी कबूल कर लेना चाहिए। अगर माजी नवाज शरीफ का बुलाया जा सकता है, माजी बेनज़ीर और पीपल पार्टी और नून लीग अपना बुला सकती हैं, तो PTI का भी भूल जाएं, और ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक तरफ हो जाएं, और ये तय कर लें कि भाई कोई आलाकार नहीं बनेगा किसी का, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे, तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप अगर पूरे उसमें देखेंगे ना, तो आवाम की सोच हमेशा बेहतर होती है। ये ऊपर चूँकि बैठे होते हैं वो वाले सारे मफाद प्रस्त, और जो लॉबियों का हिस्सा होते हैं, तो ये कहीं और खींच के लेके जाना चाहते हैं। रेजिस्ट हमेशा आवाम कर रही होती है। मसला वहाँ पैदा होता है जब आवाम को सही रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं मिलते। वो उन्हीं लॉबियों के, जैसे वो यूनियन काउंसिलों नहीं, जो लेबर यूनियंस के जो नहीं होते थे लीडर, जो अंदर खाने फैक्ट्री मालिक के साथ मिले होते थे, ऊपर से फैक्ट्री मालिक को गालियाँ दे रहे होते थे। तो जब उस तरह के लीडर आ जाते हैं जो अंदर से मिले होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ऊपर से जनाब वो चमचा यूनियन, ठीक है, तो
तो ये हम पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये अगर ये अपना हाल मुवाफिक कर लें, अवाम आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ हैं उसके साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी है, तो इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। बस अभी वही बात है, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। अलबत्ता मुल्क इंतहाई ख़तरे में, ठीक है, इसको दिवालिया बनाने का भी चक्कर चल रहा है, और दिवालिया बनाने का चक्कर इसलिए चल रहा है कि इसकी डीन्यूक्लियराइज करना इस पेश नज़र है। फिर डॉक्टर साहब की बात पे वापस आएंगे कि उन्होंने कहा था कश्मीर को भूल जाओ, तो साथ दूसरी बात ये कही थी कि ये एटम बम वापस करो, तो मतलब बात वहाँ तक पहुँच गई है। तो हिस्से बखरे का भी तो सच, तो हिस्से बखरे भी होंगे, यानी उसमें ये वाला अजमी इसराइल बनने वाला भी है, ग्रेटर पख्तूनिस्तान बनने वाला भी है, ग्रेटर बलूचिस्तान बनने वाला भी है। ये तो अच्छा वो बात यहीं से चली थी ना कि हम कहते हैं जी हमारी कुछ नहीं, तो ये किसने कहा था जी पहले 2016 में पाकिस्तान जो है ना वो इशू में बढ़ जाएगा, फिर कहा ये 2020, अब ताज़ा तरीन वो उसको और आगे बढ़ा के 25 पे ले गए, ठीक है ना। तो क्या कहें सर, हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। मफाद परस्त जो टोला है वो माजी में हमने देखा कि मालदार टोला जो इंग्लैंड में बैठा हुआ था या यूरोप में बैठा हुआ था, जिनको हम कहते हैं ज़ायनिस्ट ज्यूज़, तो उनकी जो डिमांड थी या उनकी जो ख्वाहिश थी वो स्टेट की थी, और अल्टीमेटली वो सारी काम करने के बाद जो खिलाफत उस्मानिया है वो टूटी है, और उसके बाद एंड रिज़ल्ट एक स्टेट बनी है। तो उसको ज़रा हमारे हालात पे आप इम्पोज कर लें, तो यहाँ भी मफाद परस्त टोला है जिसको एक रियासत का ख्वाब दिखाया जा रहा है, और मंतकी अंजाम ये होगा कि मौजूदा सेटअप टूटेगा तो उनकी स्टेट उनको मिलेगी। सर जो ज़ायनिस्ट है ना, ठीक है, उसको अगर आप फ़लस्तीन में रख के ज़ायनिस्ट कहते हैं, तो उसको कश्मीर में रख के क्या कहेंगे, रबविस्ट। वही एजेंडा है, वही ज़ायनिज़्म वाला एजेंडा है, और ये आपस में इनकी पीठें मिली हुई हैं। तो हमारी सियासत में भी यही प्लेयर्स हैं, और मिसयूज़ हो जाते हैं बहुत से लोग, मतलब वो नहीं समझते सारी बात को गेम, और इस वजह से नहीं समझते कि मतलब जहन में ये बैठाया जाता है हमारी फ़िक्र कोई किसी को क्यों होगी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक घटिया सा मुल्क, इसके बारे में कौन कुछ प्लानिंग करेगा, ये अच्छा फिर उससे ज़रा बंदा ऊपर उठे तो फिर एक ये भी है, ये साजिशी थ्योरियाँ हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, बस और कुछ नहीं सूझता, तो ये बातें करते रहते हैं, तो ये सारा चल रहा होता है। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ इसमें एक चीज़ मेरे जहन में और आई है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आतिफ मियाँ साहब एक हैं, जो कादियानी स्टेट है उसके वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो उनकी ट्वीट्स जो उन्होंने पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर की है उसका बड़ा चर्चा यहाँ पे रहा, और नून लीग के भी बहुत सारे सफ़े अव्वल के रहनुमा जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उसको रिट्वीट किया। जी हाँ, और उसको कोई भी इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी लेके आप वीडियो शेयर करें, सबसे पहले उसको सर इसमें अब जमातें जो है ना, जमातें, इदारे, हर चीज़ जो है ना वो अब इर्रेलिवेंट हो गई है। क्यों कि जिस तरह ये एक इंसानी जिस्म है ना, इसके अंदर नफ्स अम्मारा भी है तो नफ्स लवामा भी है, नफ्स मुतमइन्ना भी, इस तरह आपके स्टेट क्राफ्ट के अंदर या आपके इदारों के अंदर या आप जो पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा ही होती है, हर जगह वो भी हैं और ये भी हैं, और इसी वजह से पोलराइजेशन है। ये 3 इधर हो गए, बाकी इधर 5 इधर हो गए, आप अदलिया में देखें ख़ानदान अलग-अलग हो रहे हैं, ये शुजात साहब इधर हो गए, गोगी 11 अलग हो गई, ठीक है ना। इसी को लेके आ जाएं हर जगह पे, हर पार्टी में होगा ये बात। अब एतज़ाज़ हसन तो पीपल पार्टी में है ना, वो भी वही काम कर रहे हैं, नून लीग से ये काम जो है ना आसिफ ख्वाजा कर रहे हैं, तो हर जगह पे आपको ये पोलराइजेशन मिलेगी, और ये एक एतबार से खुशाइंद है, क्योंकि ये जो होती है ना ये खुफिया तंजीमें, जो साजिशी तंजीमें, डीप स्टेट, इसकी कामयाबी छुप के रहने में है, एक्सपोज होना इसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये एक्सपोज हो रही हैं, लेकिन ये कि इसको उस तरह हम देख नहीं रहे हैं। तो ये अगर समझ आ रही हो कि ये जो नई एक वो चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ानदान पुराने टूट रहे हैं, पुराने बंधन टूट रहे हैं, पुराने इदारे के अंदर डिवीजन्स आ रही हैं, तो वो असल में ये वाली डिवीजन है। सर तो ज़रा क्लोज़ करते हुए ये बता दें कि फिर उम्मीद हम कहाँ पे उम्मीद की किरण किधर है हमारी? सर जी देखें, अभी अगर तो बिल्कुल हम रियलिस्टिक बात करें और उसके साथ कुरान की तालीमात को सामने रख के बात करें, कुरानी उसूलों को सामने रख के बात करें,
तो सर फौरी तौर पर हमारे लिए कोई रिलीफ की बात नहीं है, आने वाले हालात बहुत सख्त हैं। हर जिस भी एंगल से जाएं तो आगे जाके तो एक बहुत बड़ा आपको आतिशी वादी नज़र आती है जिसको पार करके जाना होगा। अब इसमें आपको इन तमाम जो हमने फैक्टर्स गिने ना, इसके साथ साथ जिस अहम तरीन जिस सहारे की ज़रूरत है ना, वो है ईमान और अल्लाह का सहारा और अल्लाह का तवक्कुल। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिन, जो कुरान बार बार कहता है कि ईमान वालों को तो तवक्कुल ही अल्लाह पर करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस एतबार से अगर आप अच्छा यहाँ इस वादी में जाने का क्यों जाएंगे, हमने अल्लाह के साथ की बेवफाई है ना। मुल्क लिया अल्लाह के नाम पर, मुल्क लिया इस्लाम के नाम पर, मुल्क लिया यहाँ पे दुनिया को इस्लाम की आला तालीमात दिखाने के लिए, किया यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड। तो बहरहाल अल्लाह के अपने उसूल हैं, फिर सज़ा मिलती है, वो सज़ा के हम करीब पहुँच चुके हैं। कोई और उम्मत होती तो इसके नतीजे में हलाक कर दी जाती। फ़क़ुत अदाबुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जो जालिम कौम है उसकी जड़ काट दी गई, जड़ कट जाती। लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी दुआएं हैं उनके सदक़े हम उम्मीद रखते हैं कि जड़ कटने वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन ये कि अब छांटी प्रोग्राम तो ज़रूर होगा। इसमें इस समंदर से पार जाना, आग व खून के दरिया से पार वही पहुँचेंगे जिनको अल्लाह पहुँचाएंगे। तो उम्मीद कौन हुआ फिर? अल्लाह। अल्टीमेटली ना चाइना, ना आपकी कोई टेक्नोलॉजी, ना आपका कोई नंबर वन, अल्टीमेटली उम्मीद आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि अल्लाह को मजबूत पकड़, यानी अल्लाह के वफ़ादार बनना, मज़ामत अल्लाह से जो जारी है वो तर्क करना, नाफरमानी छोड़ना, दीन के तकाज़े पूरे करना। तो क्योंकि अगर मुस्तकबिल जो है रोशन है, और रोशन है इस्लाम की वजह से रोशन है, तो फिर सर्वाइवल उसकी है जो इस्लाम के साथ मुखलिस है। बाकी तो सब इस दौर में सब मिट जाएंगे, हम बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। तो सर वाहिद उम्मीद तो ये है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि हमने चाइना को उम्मीद के तौर पे रखा है तो वो वक्ती उम्मीद के तौर पे रखा है। अल्टीमेटली चाइना उससे, अमेरिका से ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए, क्योंकि अमेरिकी फिर अहले किताब हैं, कुछ उनके यहाँ तहजीब है, सिविलाइजेशन। ये तो मेंढक और क्या, मेंढक नहीं छोड़ते, कोई शय नहीं, कुत्ते नहीं छोड़ते, बिल्ले नहीं छोड़ते, सांप नहीं छोड़ते, काकरोच नहीं छोड़ते, तो हमें छोड़ देंगे। तो बस फिर आज हम इसी पे इख्तिताम पजीर करते हैं इसको, कि असल में तो यानी जो देखने की चीज़ है वो ये है कि तकसीमें हो रही हैं, और वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने कोई रोशनी दी है वो किसी दजल का शिकार ना हो। और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर ये वाला जो उनसर है जो किसी और की लॉबी है, इसको पहचानें और इससे फासला रखें, और इसको जिस हद तक भी वो करने की, यानी लिमिटेड करने की और गैर मुअस्सर बनाने की कोशिश हो सकती है, जो जितना मुअस्सर है वो करे, क्योंकि ये है पाकिस्तान के लिए असल ख़तरा, और ये अंदर से वो ख़तरा। वो कहा था ना किसी ने, मेरे परवेज़ में, पाकिस्तान को असल ख़तरा अंदर से है, तो उसका इशारा मौलवी की तरफ था। मौलवियों से नहीं है, ये रबवा वालों से है, ये तोड़ेंगे, ये जोग्राफिया बदलना चाहते हैं।